Hello my dear students, once again welcoming you all to the MK Jain classes। और बेटा बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में हम लोग गोते लगा रहे हैं। तो गोते लगाते लगाते अब हम बायोमोलिक्यूल में कहाँ पहुँच चुके हैं? हम लोग पहुँच चुके हैं बेटा प्रोटीन्स पे, क्योंकि हमने इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो कल पढ़ लिए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप कर दिए थे। कौन थे प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स? दोज वर दी अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड का फुल डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब उनको जोड़ जोड़ के आज हम लोग क्या बनाएंगे? विल फॉर्म दी प्रोटीन्स। तो आज किसकी बारी है? प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन क्या है बेटा? दीज आर दी सब यूनिट्स। सब यूनिट्स नहीं कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर दी हेटेरो polymers of amino acids। प्रोटीन्स क्या है? दीज आर दी हेट्रोपोलीमर्स ऑफ दी एमाइनो एसिड्स। अब सबसे बड़ा चैलेंज हो गया, ये टर्म क्या है हेट्रोपोलीमर्स? बेटा हेट्रोपोलीमर का क्या मीनिंग होता है? हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट। मतलब सबसे पहले तो पॉलीमर समझो। पॉलीमर हम सबको पता है क्या है ना? पता है कुछ क्या होते हैं पॉलीमर्स? 11th क्लास में हो, थोड़ा बहुत तो 10th में पढ़ के आए हो। पॉलीमर होता है बेटा छोटे छोटे सब यूनिट के जुड़ने से जब एक बड़ी चीज़ बन जाती है, दैट बिकेम अ पॉलीमर, है ना? जैसे हम माला में मोती पिरोते हैं, तो एक पर्ल लाए, दूसरा लाए, तीसरा लाए, चौथा, ऐसे डालते गए पूरी एक गार्लैंड या एक नेकलेस हमारे पास पर्ल्स का बन गया। तो वो जो एक एक पर्ल था, एक एक जो सब यूनिट था, दैट वाज मोनोमर, और उनके जुड़ने से जो एक बिगर गार्लैंड या नेकलेस बन गया, दैट इज़ अ पॉलीमर। तो प्रोटीन क्या है? इट इज ऑल्सो पॉलीमर। बट वाई हेट्रोपॉलीमर? हेट्रो का मतलब समझ गए, हमें एक जैसे मोती नहीं पिरोने हैं। हमें जो ये मोती पिरोने हैं ना, वी हैव 20 अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर दी मोनोमर्स ऑफ दी प्रोटीन्स। तो ये 20 हैं, तो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई लग रहा है, कभी कोई लग रहा है, कभी कोई लग रहा है, और ऐसे नहीं है मर्जी से लग रहे हैं। कौन सा अमीनो एसिड आएगा, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, ये कौन डिटरमिन करता है? इट इज़ डिटरमिन्ड बाय दी डीएनए। डीएनए के पास बेटा सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि क्या अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस रहेगा और किस टाइप का प्रोटीन बनेगा। ठीक है? तो ऑल दी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी प्रोटीन इज स्टोर्ड इनसाइड डीएनए। किस फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ क्या होते हैं? जीन्स के पास होती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो हेट्रोपॉलीमर्स हैं बेटा अमीनो एसिड्स के। अब कल हमने ना अमीनो एसिड का एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक साइड पे H, इधर है एल्काइल ग्रुप, इधर है हमारे पास सी टर्मिनल दैट इज कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर है हमारे पास एमाइनो ग्रुप विच इज नोन एज द एन टर्मिनल। तो अब प्रोटीन कैसे बनाएंगे? वैसे मैंने कल बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ये एक अमीनो एसिड है, जब इसके साथ आके बेटा सेकेंड अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा, मीन्स NH, यहाँ लिख लेते हैं एक H, और ये आ गया H, ये आ गया R डैश, दिस इज RCOOH। अब क्या हुआ था? ये OH और ये H निकल गया। इसके एलिमिनेट होने से क्या बन गया बेटा? यहाँ पे जब ये एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, इसको भी सुधार के लिख लेते हैं अब हम लोग। अरे चलो, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? NH। तो ये वाला बॉन्ड बन गया, और ये वाला जो बॉन्ड बना था, इस बॉन्ड को हमने कल क्या नेम दिया था? CONH बॉन्ड। दिस इज नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड, या इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अ पेप्टाइड लिंकेज। तो दो अमीनो एसिड जुड़े हैं, ये क्या बनी है? दिस इज द डाईपेप्टाइड। ये इतना क्या है? ये इतना हमारे पास क्या बना है? दिस इज नोन एज अ डाईपेप्टाइड। अरे अरे अरे, डाईपेप्टाइड, दिस इज आई, है ना? नहीं अच्छा लग रहा? चलो सुंदर सा लिख लेते हैं, डाईपेप्टाइड। अगर अब इसमें मैं एक और अमीनो एसिड इसके साथ ज्वाइन कर दूं, ठीक है? एक और कैसे ज्वाइन करेंगे? ये लो, CONH, COOH, दिस इज CR डैश डैश। ये लो, एक और पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड नंबर, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड नंबर 2, दिस वॉज पेप्टाइड बॉन्ड नंबर 1। तो अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया? दिस होल इज नाउ नोन एज द ट्राई पेप्टाइड। ऐसे ही अगर इसके अंदर एक और जोड़ दूंगी, क्या बन जाएगा? टेट्रापेप्टाइड।
पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, है ना, नैनोपेप्टाइड। तो 9 तक हो गए। तो ये हमारे पास इस तरह से जुड़ते रहेंगे जुड़ते रहेंगे जुड़ते रहेंगे और हमारे पास क्या बनती चली जाएगी, एक पेप्टाइड की चेन। और पेप्टाइड की चेन से अभी प्रोटीन्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोटीन्स होते क्या हैं, पेप्टाइड की चेन ही तो होती हैं लंबी लंबी। वो लंबी लंबी चेन किससे बनी, जब अमीनो एसिड ज्वाइन हुए बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमेशा बस एक चीज़ और समझ लीजिए, किसी भी पेप्टाइड चेन को हमें रीड कहाँ से करना है, हम कहाँ से रीड करते हैं बेटा, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल। कैसे रीड करते हैं, एन टू सी। जैसे मैंने आप डीएनए में बताया था ना, चेन कहाँ से पढ़ी जाती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि नई पॉलीमराइजेशन हमेशा किस एंड पे होती है, 3 प्राइम पे। अच्छा, आप लोग तो अभी 11th में है ना, अभी तो हमने डीएनए पढ़ा ही नहीं है, सो सॉरी, है ना, अभी उसमें बताऊंगी। तो डीएनए की स्ट्रैंड को पढ़ा जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको कहाँ पढ़ा जाता है, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। तो ये देखिए, इस टर्मिनल पे हमेशा क्या आएगा, दिस इज द एन टर्मिनल, दिस इज द सी टर्मिनल। तो चेन को हमेशा किधर, किस डायरेक्शन में रीड करेंगे, एन से सी की डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास बन गई एक पेप्टाइड चेन। चलिए अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब टाइप ऑफ प्रोटीन बेटा हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, है ना। अभी तो हम ब्रॉडली डिवाइड कर लेते हैं प्रोटीन्स को 2 टाइप में। एक होते हैं बेटा मोनोमेरिक प्रोटीन्स, और एक होते हैं बेटा हमारे पास ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। ठीक है, अब मोनोमेरिक प्रोटीन क्या होते हैं, मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल, तो जिसमें एक ही पेप्टाइड चेन हो, प्रोटीन दैट कंटेन्स ओनली सिंगल पेप्टाइड चेन। मतलब वो प्रोटीन जो सिर्फ एक ही पेप्टाइड चेन का बना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन। एग्जाम्पल भी लिख लिया जाए, एग्जाम्पल देखो अभी आपको दिखाएंगे। एक तो है मायोग्लोबिन का, अभी बनाएंगे हम इनको, है ना। उसके अलावा है बेटा हमारे पास कैरेटीन भी है। अब यहाँ पे आ जाइए बेटा ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स में। ये प्रोटीन कौन से होंगे, ओलिगो, ओलिगो का मतलब समझते हो 2 to 9, है ना। उसके बाद एक कैटेगरी चलो अभी कर लेंगे, प्रोटीन्स दैट कंटेन 2 to 9 पेप्टाइड चेन्स। 2 से 9 तक जितनी पेप्टाइड चेन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। इसमें भी एग्जाम्पल लिख लिए जाए बेटा। एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है, एक तो आ जाता है इंसुलिन का। डायग्राम पढ़ेंगे बेटा हम इनके फिजियोलॉजी में। इंसुलिन के अंदर क्या होती है, 2 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, एक अल्फा चेन एक बीटा चेन। ये समटाइम्स उनको क्या बोल दिया जाता है, अल्फा एंड अल्फा डैश, बस। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हीमोग्लोबिन का। इसका तो स्ट्रक्चर आज हमें पढ़ना ही है। इसमें क्या होते हैं, 2 अल्फा होते हैं 2 बीटा होते हैं, अल्फा 2 बीटा 2 ये स्ट्रक्चर होता है। और इसका इंसुलिन का क्या होता है, अल्फा अल्फा डैश स्ट्रक्चर होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है, मीन्स मोर देन 1 होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास बेटा 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन। अभी हमने क्या किया है, अमीनो एसिड्स को जोड़ा है। अमीनो एसिड्स के जुड़ने से क्या बननी शुरू हो गई, हमारे पास पेप्टाइड चेन बननी शुरू हो गई। तो उस पेप्टाइड चेन से फाइनली वो हायर लेवल की वो प्रोटीन्स कैसे बनेंगे, जो एंजाइम की तरह भी फंक्शन करेंगे, जो स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह फंक्शन करेंगे, है ना, जो हार्मोन की तरह फंक्शन करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह फंक्शन करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से हम कहेंगे ना फंक्शनल प्रोटीन कैसे बनेंगे, तो एक चेन बनी है मैम। क्या बस ये यही है वो, मतलब जो अगर हम कहते हैं ट्रिप्सिन या पेप्सिन एंजाइम की अगर मैं बात करूँ, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, है ना। 1 or 2 एक्सेप्शंस आर देयर, अदरवाइज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो इतने सारे एंजाइम जो प्रोटीन्स हैं, तो बस वो एक सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड के बने हुए हैं, नहीं बेटा। जब प्रोटीन फंक्शनल हो जाता है ना, तो वो सिंगल चेन नहीं रहता, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आती हैं। कैसे आती हैं, सिंगल चेन तो सिर्फ आपको ये बताती है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, उस प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी के बारे में बताती है, लेकिन कभी भी सिंगल चेन वाला जो पेप्टाइड होता है वो फंक्शनल नहीं होता है।
वो सिर्फ क्या बता रहा है आपको कि क्या अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, दैट्स ऑल। फंक्शनल होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, वो जो सिंगल चेन है ना, दैट कोइल्स एंड देन कोइल्स एंड देन कोइल्स। तो कोइलिंग से, बेंडिंग से, अलग अलग ढंग से वो कोयल होगी, बेंड होगी, और उससे अलग अलग टाइप के फिर प्रोटीन्स बनेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन। कि हमने तो अभी सिंपल चेन बनाई है, अब इससे हम क्या करेंगे, प्रोटीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कोयल होना पड़ेगा। अलग अलग लेवल पे इसकी कोयलिंग होती है। देखो ये हमारी एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कौन कौन सा लेवल है, पहले मैं ही लिख देती हूँ। सबसे पहला जो स्ट्रक्चरल लेवल आएगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी लेवल क्या है बेटा, जो हमने अभी पढ़ लिया है, एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी ना अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड की जो ये पूरी लंबी चेन कि अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड से 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, ऐसे जुड़ती चली जाएगी ना सिंपल चेन, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डिंग होगी, बेंडिंग होगी, कॉइलिंग होगी, उससे क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी लेवल, या इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जो आपका दिल करे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ना हम यहाँ पे फर्दर 3 टाइप पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बेटा अल्फा हेलिक्स, एक हम पढ़ेंगे बीटा प्लीटेड, और तीसरी हम पढ़ेंगे बेटा, है ना, ये ट्रिपल हेलिक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, सेकेंडरी की फिर बेंडिंग कॉइलिंग होती है, और उससे क्या बन जाता है बेटा, टेरशरी स्ट्रक्चर। और टेरशरी की फर्दर फिर कॉइलिंग बेंडिंग होगी, और उससे क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब आपके सामने यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, इसको देखिए। एनसीईआरटी के अंदर भी है ना ये डायग्राम, क्या दिखा रहा है आपको, दिस इज प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये वाला क्या है, दीज टू आर दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। क्या है ये स्ट्रक्चर, कैसे बने हैं, अभी हम करेंगे डिटेल में। देन टर्शरी, टर्शरी के बाद 4th लेवल क्या आ गया, दैट इज क्वाटरनरी। ठीक है, तो 4 लेवल्स हैं हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लेके, या उसकी बेंडिंग या कोइलिंग को लेके। तो उनको वन बाय वन बेटा आप टेकअप करते हैं। तो सबसे पहले वील टॉक अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, कैसे बनता है, इट इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमाइनो एसिड। कैसे जुड़े हुए हैं, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्या है, सिर्फ एक लंबी चेन है, एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन है माइनो, या तो लीनियर अरेंजमेंट लिख लो, या आप क्या लिख सकते हो, सिंगल लॉन्ग चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स विच आर जॉइंड बाय मीन्स ऑफ दी पेप्टाइड बॉन्ड्स। बस जैसे मैंने भी बताया था कि यहाँ एमाइनो एसिड ए लग गया, उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड से 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड देन सो ऑन। तो ये लंबी एक सिंगल है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, लंबे धागे की तरह होगी। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर को लिखने के लिए ना बेटा देखो, यहाँ पे हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। प्राइमरी के लिए होता है 1 प्राइम, ये 1 डिग्री क्या बोलते हो आप इसको, 1 के ऊपर, है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। इफ़ यू वॉन्ट टू डिटरमिन दी अमीनो एसिड सीक्वेंस, कि कोई प्रोटीन कौन कौन से अमीनो एसिड के मिलने से बना है, तो वो जब आपने सीक्वेंस डिटरमिन करना है तो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर से कर सकते हो। दूसरी चीज़, प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता चल गया, तो दैट मीन्स स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन, स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन हमें पता चल जाएगी। कैसे, देखो अभी कोई प्रोटीन है, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास अमीनो एसिड आ गया बेटा, सपोज करो आर्जिनिन। हमेशा अमीनो एसिड को लिखते कैसे हैं, जैसे आर्जिनिन है, उसके स्टार्टिंग के सिर्फ 3 लेटर, है ना, ऐसे 3 लेटर इन ट्रिपलेट की फॉर्म में हम लिखते हैं। फिर है हमारे पास लग गया ल्यूसीन, ल्यूसीन के बाद हमारे पास आ गया हिस्टडीन, है ना,
हिस्टिडीन के बाद हमारे पास आ गया आइसोल्यूसिन, इस तरह से। और ये सारे आपस में कैसे लिंक्ड हैं? बाय मीन्स ऑफ दी पेप्टाइड बॉन्ड्स, है ना। और ये गुस्सा हो गया आर्जिनिन, ये लो। तो इस तरह से ना ये लंबी चेन बनती जा रही है। तो इस लंबी अच्छा ये नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकते हैं भाई जितनी मर्जी टाइम, क्या पता ये हिस्टिडीन इसी लंबी चेन में 16 बार लगा हो, ल्यूसीन फिर दोबारा आगे जाके कहीं पे 3-4 बार रिपीट हो रहा हो, दूर पास कहीं पे भी ये रिपीट हो सकते हैं। तो ये क्या होगा? दिस विल बी दी एन टर्मिनल ऑफ द चेन, दिस विल बी दी सी टर्मिनल ऑफ द चेन। तो आपको सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही पता चल जाता है। जब हमें सीक्वेंस पता है तो हम बता सकते हैं कि ये प्रोटीन सेम है या डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट प्रोटीन के अंदर ये जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट होगा। तो अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग है तो वो एक अलग स्पेसिफिक प्रोटीन है। अगर कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस मींस अलग है, तो वो एक अलग प्रोटीन है। तो प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी कि ये प्रोटीन ये स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए है, वो किस चीज़ के अंदर छुपा हुआ है, उसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस के अंदर। तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस अगर हमें पता चल गया तो हम प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी भी पहचान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ पूछी जाती है बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर से आपसे। अगर मैं कहूँ किसी एक पेप्टाइड चेन के अंदर देयर आर वी हैव सपोज 4 अमीनो एसिड का छोटा सा शॉर्ट पेप्टाइड बना हुआ है, छोटू ही कहूँगी इसको तो मैं 4 अमीनो एसिड का दिखेगा भी नहीं, चलो हमने ले लिया कि 4 अमीनो एसिड का हमारे पास एक शॉर्ट पेप्टाइड है। तो इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ वुड यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ गिवन पेप्टाइड चेन? कैसे काउंट करेंगे बेटा? देखो हमने अभी पीछे बनाया था ना कि जब हमारे पास 2 अमीनो एसिड थे, 2 अमीनो एसिड के बीच में बन रहा है एक पेप्टाइड बॉन्ड, फिर तीसरा आके जुड़ गया तो एक पेप्टाइड ये था, एक ये बन गया। तो 2 के बीच में था एक, फिर तीसरा इन 2 के साथ जुड़ गया, 3 हो गए तो एक और बॉन्ड बन गया, चौथा जुड़ेगा एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे अमीनो एसिड है 1 2 3, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 1 2। अगर फोर्थ जुड़ेगा अमीनो एसिड हो जाएंगे 4 और पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे 3। तो कैसे याद रखेंगे बेटा हम? अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कितना ईजी है। जितने हमारे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, सपोज कीजिए n इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, और हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन अ पेप्टाइड चेन हमें बस क्या पता होना चाहिए? हमें n पता होना चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? n-1 से। अगर हमारे पास 4 अमीनो एसिड की चेन है तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे 3। अगर हमारे पास 10 है तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे 9। अगर हमारे पास 56 है तो पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे 55। अगर 100 अमीनो एसिड की चेन है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 99। तो समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो वी हैव द फॉर्मूला n-1। व्हाट इज n हियर? इट इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अ गिवन पेप्टाइड चेन। चलिए अब आगे आ जाते हैं बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं था, इसके सामने और लिख लीजिए, इट इज नॉट फंक्शनल। अभी ये जो प्रोटीन बना है, ये जो पेप्टाइड बनी है, प्रोटीन किस लिए बना है? कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर फंक्शन तो होगा ना उसका, उसी चीज़ के लिए प्रोटीन किस लिए बनाया जाता है? बॉडी के अंदर उसकी ज़रूरत थी इसलिए बना है। ज़रूरत थी मतलब कि वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए बना है ना, मतलब वो फंक्शनल कब होगा? वो ज़रूरत उससे पूरी कब की जाएगी? जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है। ये नहीं, ये तो कहाँ पे बन गया? ट्रांसलेशन, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। हम पढ़ेंगे 12th में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा इन चीज़ों को। तो वो जो प्रोटीन बनती है ना, वो प्रोटीन सिर्फ एक सिंपल ऐसे लीनियर चेन बनती है, वो है प्राइमरी प्रोटीन। फिर फंक्शनल होने के लिए इनको क्या करना पड़ता है बेटा? अभी ये इस स्टेज पे फंक्शनल नहीं है, फिर ये क्या करेगा? इसके अंदर कोइलिंग होगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है बाय कोइलिंग, बेंडिंग, बाय कोइलिंग एंड बेंडिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था ना बेटा, जब इसकी कोइलिंग और बेंडिंग होगी उससे फिर हमारे पास बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? दिस वाज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस वाज द एन टर्मिनल, दिस वाज द सी टर्मिनल। क्या है? दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन।
अब क्या होगा, अगर ये वाली जो सिंपल चेन है अगर ये ऐसे राइट हैंड हेलिक्स में घूम जाए तो आप इसको कैसे बनाओगे? ये चेन है पर इसने अब क्या बना दी, एक राइट हैंडेड हेलिक्स बना दी ऐसे। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द राइट हैंडेड हेलिक्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, राइट वाली को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। अगर ये लेफ्ट हैंडेड बनती, लेफ्ट हैंडेड पता है कैसी बनती, ऐसे, तो वो होती बीटा हेलिक्स। पर नहीं, अगर ये लंबी जो चेन है अगर ये कोयल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, दिस इज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अल्फा हेलिकल। कौन सा ट्विस्ट लिया या कौन सा टर्न लिया बेटा इसने, राइट हैंडेड है, ध्यान रखना गलती नहीं करनी, राइट हैंडेड करना है। अब मैडम ये चेन तो आपस में जुड़ी हुई थी पेप्टाइड बॉन्ड से, अब जब ये ट्विस्ट हुआ है, ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है ये क्या ऐसे स्टेबलाइज रहेगा, ये कोयल तो ऐसे गिर सकती है। किसी भी चीज़ को अगर आपको ऐसे स्टिफ करके कि मैंने इसको कोयल कर दिया है, इवन आपके आसपास आपकी मोबाइल की वायर रखी होंगी, उसको हाथ के ऊपर ट्विस्ट करके देखो और हाथ निकाल दो, क्या वो एज इट इज़ हेलिकल रहेगी, क्या वो एज इट इज़ फिक्स रहेंगे, उसके अंदर ये हेलिक्स बना हुआ नहीं, वो थोड़ी देर के बाद खुल जाएगी। तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए भी तो यहाँ पे कुछ होगा कि ये एज इट इज़ रहे, ये दोबारा सीधी ना हो जाए। उसके लिए बेटा यहाँ पे क्या बनते हैं, देखो यहाँ पे ना बॉन्ड्स, अब यहाँ पे किस चीज़ की बात करनी है हमें, बॉन्ड्स की। अब बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट है, बड़े ध्यान से इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से तो ये लंबी चेन बनी थी। अब ये चेन जब घूम गई, हेलिक्स बन गई, तो इस हेलिक्स को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हैं, दीज आर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही चेन के अंदर। देखो कहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा होगा, है ना, कहीं कहीं पे यहाँ पे बन रहा है, ये वाली चेन यहाँ पे बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है ना कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके साथ हाइड्रोजन क्या, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो हल्का सा अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, और एक वीक क्या बन जाता है बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। पता है ना वाटर में भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वो आप केमिस्ट्री में पढ़ी रहे हो दबा के इस चीज़ को, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बनता है, एवरी फोर्थ अमीनो एसिड्स के साथ। किसके बीच में बनता है, बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड। माना इस चेन के अंदर ये अमीनो एसिड्स थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो एवरी 4, जैसे ये हो गया ना, ये है 1 2, 2 का अगला 4 कौन सा हो गया, 3 4 5 6 7 8, तो 2 किसके साथ बनाएगा, 1 2 3 एवरी फोर्थ के साथ, एवरी 4, फर्स्ट और फोर्थ मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिए, हाँ 1 का 4 के साथ बनेगा, 2 का 6 के साथ बनेगा, ठीक है। एवरी फोर्थ के साथ क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। अब एक चीज़ और देखो, जब ये हेलिक्स बनी है, जब ये हेलिक्स अपना पूरा एक 360 का एक टर्न ले लेगी, ये हेलिक्स है। अब जैसे आप स्पाइरल स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ रहे हो, अब माना जहाँ से आपने स्टार्ट किया है ना वो पॉइंट देखो, और फिर आप स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ना शुरू हुए, ऐसे गोल गोल स्पाइरल घूमे ऐसे, उसी पोजीशन पे एग्जैक्टली उसी के ऊपर जब आप आओगे, आप कहोगे ना कि मैंने एक 360 का चक्कर पूरा लगा लिया है। तो वो 360 का जब टर्न का पूरा एक चक्कर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा, यहाँ पे उसके लिए टर्म होती है पिच, PITCH। क्या टर्म होती है इसके लिए, इसको हम बोलते हैं बेटा पिच। वन, पिच का मतलब क्या होता है, 1 कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स। 1 कंप्लीट टर्न कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की होती है। तो क्या लंबाई होगी, कितनी होगी ये लंबाई, कितनी होगी इस पिच की, तो 1 पिच इज इक्वल टू, पता है किसके होती है, इट इज़ 5.4 एंगस्ट्रॉम, 5.4 एंगस्ट्रॉम। और इसके अंदर अमीनो एसिड कितने आएंगे, कितने टोटल अमीनो एसिड्स आएंगे, मतलब कितने अमीनो एसिड से एक पिच बन रही है, दैट इज़ 3.66 अमीनो एसिड। 3.66 का मतलब समझ गए, 3 तो पूरे अमीनो एसिड, चौथे का थोड़ा सा इतना पार्ट 0.6, है ना, मतलब कि हाफ से ज़्यादा,
और 3/4 से कम, तो इतना पार्ट और उसका आ रहा है उस टर्न के अंदर। तो ये थोड़ा सा डाटा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए बेटा, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अल्फा हेलिक्स पता चल गई, राइट हैंडेड हेलिक्स है। कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? पेप्टाइड तो है ही है क्योंकि चेन है, प्रोटीन है। पेप्टाइड बॉन्ड तो बाय डिफॉल्ट हर स्ट्रक्चर में मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी, क्योंकि भाई चेन ही उससे बनी है पेप्टाइड बॉन्ड से। पर उस पेप्टाइड बॉन्ड को हेलिकल शेप में किसने सेट करके रखा हुआ है? वो कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए अब इसी का बेटा हम दूसरे वाला स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब बीटा प्लीटेड शीट में क्या आएगा? जब हम छोटे थे हम लोग बेटा, वो एक वो जिसको हम बोलते हैं ना जापानी पंखा टाइप, वो बनाते थे ना प्लेट्स डाल के, एक पेपर की इधर प्लीट, एक इधर प्लीट, इधर प्लीट, इधर प्लीट। तो इस तरह का कुछ एक डायग्राम हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आता था ना, ऐसा ऐसा। समझ गई ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इस एक को देखो आप, एक चेन को देखो, ये एक चेन, समझ गए ना? पेपर को ऐसे फोल्ड करना है प्लीट्स की फॉर्म में, ऐसे प्लीट फिर ऐसे, मतलब प्लीट्स डालते जाओ पेपर में। उन प्लीट्स को जब आप खोलोगे, वो जो ऐसा जिगजैग 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 पैटर्न हमें पेपर में दिखेगा, वो पैटर्न क्या है? वो ये रहा पैटर्न। इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर के अंदर क्या है बेटा? यहाँ पे एक एन टर्मिनल है, एक सी टर्मिनल है, एन टर्मिनल है, सी टर्मिनल है, एन टर्मिनल है, सी, ऐसे बहुत सारी चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं इसमें। अब हर एक चेन के अंदर पहले तो यहाँ पे एक चीज़ सुन लेते हैं, इसके अंदर बॉन्ड्स कौन कौन से होंगे। देखो बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है, क्यों है? जिससे ये चेन्स बनी हुई हैं। अब ये जो प्लीटेड स्ट्रक्चर है, ये प्लीट्स किसकी वजह से हैं? इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? अगेन देयर आर प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे? देयर आर प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या प्रेजेंट है? इन हाइड्रोजन बॉन्ड ने ऐसा स्ट्रक्चर इनका मेंटेन किया है। तो पेप्टाइड बॉन्ड भी है यहाँ पे, और क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है? वहाँ पे वो एक ही स्ट्रैंड थी, वो एक ही स्ट्रैंड कोयल हो रही थी और एक ही स्ट्रैंड के अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। यहाँ पे स्ट्रैंड अलग अलग हैं, 1 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड के अमीनो एसिड का दूसरे स्ट्रैंड के अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं बेटा इंटर मॉलिक्यूलर या इंटरहेलिकल, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसमें भी एक चीज़ होती है बेटा, ये जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है ना, ये भी दो तरीके का होता है। कैसे होता है? ये बीटा प्लीटेड के अंदर एक तो हमें दिखी क्या, ये वाली, इसको हम बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। एक इसमें होता है बेटा एंटी पैरेलल, है ना। एक अरेंजमेंट इसके अंदर होता है एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट। समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ? एंटी पैरेलल का मीनिंग क्या है? दिस इज एन टर्मिनल, दिस इज सी टर्मिनल। ध्यान से देखना, इधर एन इधर सी, यहाँ पे सबके एन एन एक साइड पे थे, सी सी एक साइड पे थे। यहाँ पे एन इधर है, सी अलग है, और ये क्या है? दोनों एंटी पैरेलल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा इसका? देखो लीनियर के तो कितने सारे एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा हेलिकल का हमारे पास बीटा प्लीटेड शीट का कैरेटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैरेटीन प्रोटीन्स। ठीक है। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ कहाँ लिख दिया? अल्फा हेलिकल तो इधर है ना, तो कहाँ पे देखने को मिलेगा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हमें? कैरेटीन में। कैरेटीन प्रोटीन पता है ना कहाँ कहाँ होता है? हमारे बालों में, हमारी स्किन में, हमारी आई हेयर्स में, है ना, नेल्स में। तो इन सब जगह पे क्या होता है? कैरेटीन। कैरेटीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो बीटा प्लीटेड शीट है, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा बेटा हमें सिल्क के अंदर, सिल्क फाइबर्स के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है हमारे पास सिल्क फाइबर्स, जिनको हम और क्या बोलते हैं? फाइब्रियन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब बीटा प्लीटेड में के बाद बेटा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल हेलिकल, जिसको हम बोलेंगे ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन।
ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहाँ पे देखने को मिलेगा? पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं साथ के साथ। एग्जाम्पल है बेटा बड़ा अच्छा इसका, दैट इज कोलेजन। क्या है कोलेजन? इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द एनिमल किंगडम। पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा जो मिलने वाला प्रोटीन है दैट इज द कोलेजन। तो कोलेजन के साथ लिख लीजिए, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम में, मतलब एनिमल्स की बॉडी में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलेगा सबसे ज़्यादा अबंडेंस में, दैट इज़ द कोलेजन प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए अब कोलेजन कैसा होता है बेटा? देखो कोलेजन में ये हो गया, और एक इनके साथ कितनी आपको स्ट्रैंड्स दिखाई दे रही हैं? दो तो येलो दिखाई दे रही हैं, एक आपको ग्रीन दिखाई दे रही है। 1 2 3 तीन दिखाई दे रही है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। किसका होता है बेटा ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर? वो होता है कोलेजन का। याद रखना, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ही आएगा। इसके अंदर क्या होते हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? ओब्लीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा यहाँ पे? ओब्लीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसकी पहचान है क्या? ओब्लीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना? सब चीज़ें प्रेजेंट होंगी। पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है ही है। इसमें कैसा था? इंट्रामोलिक्यूलर, जो अल्फा हेलिकल सेकेंडरी का था। सेकेंडरी के ही बीटा प्लीटेड में कौन सा था? पेप्टाइड तो था ही। हाइड्रोजन कौन सा था? इंटरमोलिक्यूलर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है? ओब्लीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस और कुछ भी नहीं। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे आके जब ये एक और अभी बेंडिंग फोल्डिंग इसकी होगी ना, उसके बाद वो क्या बनने वाला है? फंक्शनल बन जाएगा। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद जो प्रोटीन है कैसे बन जाते हैं? वो इस स्टेज पे आके क्या बन जाते हैं? फंक्शनल प्रोटीन्स। क्यों बन जाते हैं बेटा फंक्शनल? क्योंकि उनके अमाइनो एसिड, इनकी कॉइलिंग हो रही है ना। पहले सीधी चेन थी, मैंने उसको कॉइल किया। अब वो जो चेन या शीट आई है, मैंने उसको फर्दर और कॉइल कर दिया, लाइक अ बॉल ऑफ वूल। हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है जैसे ऊन का एक गोला बना दिया हो हमने, उसकी तरह। तो जब इतनी कॉइलिंग हो जाएगी तो अमीनो एसिड आसपास 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 आ जाएंगे ना, क्योंकि पहले इतनी लंबी थी, फिर हमने उसकी कॉइलिंग की, कम हो गया, अब हमने उसको और बिल्कुल ही ऊन का गोला बना दिया। सॉरी। तो उसके जो दूर दूर के अमीनो एसिड्स थे वो पास पास आ गए। अब जब अमीनो एसिड पास पास आ जाते हैं, अभी हम एंजाइम पे चलेंगे इसी चैप्टर में, तो एंजाइम, जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करता है, उस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो वो एक्टिव साइट किस चीज़ से बनती है? जब अमीनो एसिड आसपास आसपास आ जाते हैं, उससे बनती हैं एक्टिव साइट्स। तो अभी के लिए बस आप एक्टिव साइट समझो कि एंजाइम में मैम ने कोई चीज़ बताई थी एक्टिव साइट, जिसकी वजह से एंजाइम फंक्शनल होता है। तो वो एक्टिव साइट किसकी वजह से बनती है? जब अमीनो एसिड पास पास आते हैं। अमीनो एसिड पास पास कब आएंगे? टेरिशरी स्ट्रक्चर में, जब फर्दर उसकी कॉइलिंग और बेंडिंग हो गई है। ठीक है, तो कैसे बनेगा टेरिशरी स्ट्रक्चर? बाय फर्दर folding and coiling of secondary structure। जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और ज़्यादा फोल्ड और कॉइल कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। कैसा कैसा? इस तरह का, ऊन के गोले की टाइप, इस तरह से, इस तरह का हमारे पास, ये देखो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो कैसा लग रहा है ये स्ट्रक्चर? क्या शेप लग रही है आपको इसको देखने में? कैसी शेप है इसकी? ग्लोब्यूलर। तो कैसी शेप अटेन कर लेते हैं? जब वो लंबी चेन था, प्राइमरी स्ट्रक्चर था लीनियर स्ट्रक्चर। जब उसकी फर्दर बेंडिंग हुई, थोड़ी सी कॉइलिंग हुई, तो उसने दो तीन शेप ले लिया, मतलब दो, या तो हेलिकल शेप ली या वो प्लीटेड फाइबर के प्लीट्स की उसने शेप ले ली। टर्शरी कॉइलिंग में उसने किस चीज़ की शेप ले ली? ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर का मतलब लाइक अ बॉल ऑफ वूल, ऊन के गोले जैसी उसने शेप ले ली। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? अमीनो एसिड्स केम क्लोजर, और इनके पास आने की वजह से क्या हो गई? फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट्स
और एक्टिव साइट्स बनने की वजह से ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन, अब इस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज एंजाइम, क्योंकि उसमें एक्टिव साइट बन गई, वो क्या बन गया, फंक्शनल। अब मैडम ये स्ट्रक्चर इतना सारा, ये गुच्छा जो बन गया, ये इसमें स्टेबलाइजेशन कहाँ से आई, कैसे स्टेबलाइज्ड है? यहाँ पे बॉन्ड की बात करना बेटा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उनकी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टेरशरी स्ट्रक्चर में बहुत बार बॉन्ड्स की बात आई हुई है। सबसे पहला बॉन्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ प्रेजेंट होगा, दैट विल बी अ पेप्टाइड बॉन्ड। उसके अलावा बेटा क्या प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे पता है, बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, या जिनको आप बोलते हो आयोनिक बॉन्ड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। उसके अलावा बेटा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी होंगे, लाइक एक जैसे, लाइक ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। और क्या प्रेजेंट होंगी बेटा यहाँ पे, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं भूल गई, दैट इज डाइसल्फाइड लिंकेजेस। डाइसल्फाइड लिंकेजेस पहले भी पढ़ाई थी ना, नहीं पढ़ी? ऐसे दो सल्फर आपस में ज्वाइन करते हैं, इनको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड लिंकेजेस। और उसके अलावा क्या होती हैं बेटा, यहाँ पे होती हैं वॉन्डर वॉल, जिनको आप वीक फोर्सेस बोलते हो ना, वॉन्डर वॉल फोर्सेस। तो इतने सारे बॉन्ड्स, इतने सारे इंटरेक्शंस की वजह से उसको एक नेट, एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। कुछ एक दूसरे को दूर दूर धकेल रहे हैं हाइड्रोफोबिक, कुछ एक दूसरे को पास ला रहे हैं, कुछ वीकली पास लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? इस तरह की सारी टोटल इन इंटरेक्शंस का नेट सम टोटल क्या आ रहा है, ये ग्लोब्यूलर डायग्राम। तो यहाँ पे आके प्रोटीन क्या हो जाता है, प्रोटीन बिकम्स फंक्शनल। तो फंक्शनल कब बनता है प्रोटीन, अगर कभी भी क्वेश्चन आए फंक्शनल कब होता है, इन इट्स टेरशरी स्टेज वो फंक्शनल हो जाता है। और यूजुअली कौन, एंजाइम। तभी तो हम कहते हैं जब हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं, हम कहते हैं ना हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या प्रॉब्लम होगी, मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म किस चीज़ से चल रहा था, मेटाबॉलिज्म में क्या चीज़ें थी, बायोकेमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस को कौन चला रहे थे, बायोकैटलिस्ट, जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम अगर होंगे तो केमिकल रिएक्शन, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चलेंगे। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंजाइम का ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे हायर टेम्परेचर पे। बॉन्ड टूटा तो एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर टूट गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो कहते हैं प्रोटीन को बहुत ज़्यादा गर्म कर करके, है ना, एग वेग खाते हो उसको बहुत ज़्यादा नहीं करो। जो लोग ऐसे कच्चा दूध में डाल के खा गए, या वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाफ फ्राई, है ना, मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ तो हाफ फ्राई वगैरह पर मुझे पता है कि वो बना रहे हैं। तो मतलब प्रोटीन वाली चीज़ों को आप जितना ज़्यादा हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे, वो क्या होता रहेगा, उनके बॉन्ड उतने ज़्यादा वीक होते रहेंगे, डीनेचुरेशन होती रहेगी उनकी, और क्या होगा, अल्टीमेटली उनके स्ट्रक्चर टूट जाएंगे। तो डीनेचर्ड प्रोटीन नहीं, कंप्लीट प्रोटीन खाइए। ठीक है, समझ में आ गया? तो हीट से क्या होगा, जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर हायर पे क्यों बिगड़ता है, क्योंकि हमारे एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। मतलब उनके ये बॉन्ड टूट गए और उनका स्ट्रक्चर जो है वो बिखर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। अब आ जाइए बेटा क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्वाटनरी क्या है, इट इज द सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कैसे बना है, by further coiling, bending and folding of tertiary structure। tertiary structure को हमने फर्दर कोयल किया, फर्दर बेंड किया, तो उससे हमारे पास क्या बन गया, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। मतलब ये जो ग्लोब्यूलर था ना, ये ग्लोब्यूलर को और ज़्यादा है, मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा बना दिया, तो एक काम करती हूँ मैं, थोड़ी करेक्शन करती हूँ। तो दिस वॉज दी ग्लोब्यूलर, है ना, इसमें कुछ गैप्स दिख रहे हैं, मतलब इसमें अभी आपको गुंजाइश दिख रही है ना कि इसको और सुपर कोयल किया जा सकता है। तो ये और सुपर कोयलिंग से हमारे पास क्या बन जाएगा, टेरिशरी स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में देनी है, एक और चीज़ ध्यान में देनी है, क्या, कि ये जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर है कहाँ एग्जिस्ट करता है, इन केस ऑफ ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। ओलिगोमेरिक प्रोटीन समझते हो ना, स्टार्टिंग में ही करा दिया था, जहाँ पे प्रोटीन
जो पेप्टाइड की चेन एक से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको पेप्टाइड की चेन देखो कितनी दिखाई दे रही है बच्चों, बताओ जल्दी से कितनी चेन दिखाई दे रही है हमें यहाँ पेप्टाइड की। एक अल्फ़ा, इधर भी एक अल्फ़ा, ये एक बीटा, ये एक बीटा, एक लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, 2 अल्फ़ा चेन, 2 बीटा चेन। और कुछ दिखाऊँ इसके बीच में जो आपको नहीं दिख रहा है अभी? ये वाले स्ट्रक्चर देख रहे हो, रेड रेड एरियाज, ये रेड एरिया क्या है, पढ़ो, हीम ग्रुप। हीम ग्रुप का मतलब क्या है, आयरन कंटेनिंग ग्रुप। किसने बनाया था हीम ग्रुप? अमीनो एसिड जो ग्लाइसिन है वो बनाता है इस हीम ग्रुप को। तो ये किसका डायग्राम दिख रहा है आपको? दिस इज द हीमोग्लोबिन। किसकी पिक्चर है बेटा ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। कैसे बना? प्रोटीन की जो पेप्टाइड्स हैं उनकी सुपर 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 कोइलिंग। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा हमारे पास? यहाँ पे प्रेजेंट है 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। तो कैसे लिख देते हैं, अल्फा 2 बीटा 2। किसकी केस में किसका डायग्राम है ये बेटा? हीमोग्लोबिन का। तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर किस केस में बनता है? इन केस ऑफ ओलिगोमेरिक। जब एक से ज़्यादा पेप्टाइड की चेन हो, तो एक चेन ये कॉइल हो रही है, एक चेन ये कॉइल हो रही है, एक ये हो रही है, एक ये कॉइल हो रही है, तो 4 पेप्टाइड चेन्स हैं यहाँ पे। तो मोर देन 1 को तो हम ओलिगो में ही डाल देते हैं, 1 वाली को मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं, और एक से ज़्यादा अगर चेन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू 9 है, उनको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोमेरिक प्रोटीन। तो ओलिगोमेरिक प्रोटीन के अंदर ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट करता है। गॉट इट? चलिए, तो बेटा अब आ जाओ अपने एनसीईआरटी के दोबारा उसी डायग्राम पे। ये देखो, अब ये डायग्राम क्या आपको समझ में आ रहा है? बताओ, क्या इसमें कोई दिक्कत लग रही है? ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है? देखो बेटा, दिस इज सी, है ना, दिस इज एन, दिस इज COOH, ये आपका मिथाइल ग्रुप जो भी लगा हुआ है। तो ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये थर्ड अमाइनो एसिड है ना? नहीं, ये है कार्बन, तो सॉरी दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन। तो दिस इज 1 अमीनो एसिड, ब्लू वाला अनदर 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 अनदर। तो बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ के क्या बन गए? पॉलीपेप्टाइड। फिर देखो, ये पॉलीपेप्टाइड की फर्दर क्या हुई? अगर ये सिंगल चेन ऐसे हेलिक्स बना दे, अल्फा हेलिक्स, अगर या फिर ये अल्फा हेलिक्स नहीं बनाएगी तो प्लीटेड शीट बना देगी। ये लो, प्लीटेड शीट वाला स्ट्रक्चर आ गया। ये सेकेंडरी थे। अगर इनकी, इसकी या इसकी फर्दर कॉइलिंग हो जाए तो वो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? टर्शियरी। टर्शियरी में बॉन्ड क्या थे? हाइड्रोजन तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ क्या रहेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेगा, है ना, वॉन्डरवॉल, और वो सब मैंने लिखे हुए हैं। और क्वाटनरी क्या हो जाएगा? देखो, इसमें 2 चेन तो कम से कम आपको मिनिमम दिख ही रही है ना ओलिगोमेरिक प्रोटीन में। जब टर्शियरी वाला फर्दर और फोल्डिंग कर लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो ये वाला डायग्राम क्लियर है बेटा एनसीईआरटी का? कोई दिक्कत इसमें होनी तो नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल चल रहा है। कोई इसमें, मैंने कहा ना, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बड़े आराम से पानी के फ्लो की तरह एक बार सुन लोगे ना, दोबारा इसको भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? इसको हम क्लासीफाई करते हैं बेटा 2 तरीके से। एक तरीका तो क्लासिफिकेशन का ये है, हम इन्हें बोलते हैं सिंपल प्रोटीन्स, 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। और एक होते हैं हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी प्रोटीन होगा उसमें सिर्फ ओनली एंड ओनली प्योरली प्रोटीन पार्ट ही होगा, ओनली प्रोटीन पार्ट इज प्रेजेंट। इसको कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब समझिए ना कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है, जॉइंटेड है, कॉन्जुगेशन में है। तो प्रोटीन पार्ट के साथ अगर कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप लग जाए, क्या बोलेंगे? वो जो चीज़ साथ में जुड़ी होगी उसको हम बोलेंगे बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना? तो अगर इसके साथ कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एग्जाम्पल के साथ समझा दूँ? एग्जाम्पल है बेटा यहाँ सिंपल प्रोटीन का है एल्ब्यूमिन। दूसरा प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया बेटा ग्लोब्यूलिन। इधर जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उसमें एग्जाम्पल देखो किस किस के आ जाएंगे। कितने सारे पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी, देखो अभी मैं लिखूंगी ना, याद आएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। लिपोप्रोटीन्स,
है ना। अगर प्रोटीन के साथ शुगर लगी हो ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ लिपिड लगा हो लिपोप्रोटीन, फिर हमारे पास हो गए मेटेलोप्रोटीन्स। मेटेलोप्रोटीन से क्या समझ में आ रहा है, कोई मेटेलिक पार्ट लगा हुआ, मेटल लगा हुआ है साथ में। फिर आते हैं हमारे पास क्रोमोप्रोटीन्स, क्रोमो समझ गए ना, कोई पिगमेंट लगा हुआ है प्रोटीन के साथ। फिर हमारे पास हो गए फोस्फोप्रोटीन्स, कोई फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, एटसेट्रा। बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे हैं इस लिस्ट में, तो कुछ के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। दूसरी कैटेगरी बेटा हमारे पास क्या होती है, एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज वेदर द प्रोटीन इज अ बेसिक प्रोटीन और इट इज एन एसिडिक प्रोटीन। अब बेसिक प्रोटीन आपको पता है, किस बेस पे हम कहेंगे, अगर जो अमाइनो एसिड जिन अमाइनो एसिड से ये प्रोटीन बना है, उन अमाइनो एसिड के अंदर अगर मेजोरिटी में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मेजोरिटी ऑफ अमाइनो ग्रुप्स है अगर इसके अमाइनो एसिड के अंदर, तो इनको हम कहेंगे बेसिक प्रोटीन। एग्जाम्पल लिखें इसके, एग्जाम्पल जितने भी हमारे, अच्छा बेसिक है ना, हिस्टोन प्रोटीन्स, क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए हमारा एसिडिक होता है और हिस्टोन प्रोटीन उसकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, बेसिक। ये सभी चीज़ें आपको भी आ जाएंगी, आप भी ऐसे ही बोलोगे, अभी थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी पढ़ना तो शुरू करो, अभी तो हम पहुँचे ही कहाँ हैं, अभी तो बायो में आपने डीएनए का स्ट्रक्चर और सब पैकेजिंग पढ़ी ही नहीं। इधर क्या हो जाएगी बेटा, देयर विल बी एसिडिक, कब कहेंगे, इफ़ देयर इज मेजोरिटी ऑफ एसिडिक ग्रुप्स इन द अमाइनो एसिड। इसका एग्जाम्पल पता है क्या है, प्लाज्मा के अंदर जितने भी प्रोटीन्स मिलते हैं, क्या एग्जाम्पल है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक प्रोटीन। अब लास्ट बेटा हम लोग आ गए हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन पे। चलो जी, अब फंक्शन के हिसाब से प्रोटीन के नेम लिखने शुरू करो। देखो प्रोटीन एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम एक्सेप्ट 1 or 2 आर एंजाइम्स। ऑल एंजाइम मतलब ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, आई मस्ट से दिस, है ना। तो एक या दो एंजाइम को छोड़ के ऑल अदर एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। कौन कौन से लिख लें एग्जाम्पल यहाँ पे, लो जी एग्जाम्पल दे देती हूँ, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आ रहे हैं याद, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पढ़े थे हमने मसल के केस में, एक्टिन मायोसिन, वो क्या थे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। एक्टिन एंड मायोसिन किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्टाइल हैं इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल में नेम लिख लो, सबसे सुपर हिट, दैट इज द कोलेजन। कोलेजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट, बताया था ना, तो इसको तो अपने बिल्कुल दिमाग में डाल लो। विजुअल ये आपने अभी पढ़े नहीं है, लोअर क्लास में पढ़ के आए हो, नहीं भी पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे हम। नर्वस सिस्टम में हमारे आईज में जो हमारा कलर्ड विजन या ब्लैक एंड वाइट विजन होता है ना बेटा, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी रोड्स एंड कोन्स, आपको पता होंगी आईज में प्रेजेंट होती हैं। तो वो जो रोड सेल एंड कोन सेल्स होती हैं ना ऑफ आईज, वो किसकी बनी होती है, विजुअल प्रोटीन्स की, रोडोप्सिन आइडोप्सिन। उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसमें नेम आता है बेटा हमारे पास GLAT4 का। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन, किसका ट्रांसपोर्टेशन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड और आउट ऑफ द सेल, उसमें हेल्प करता है ये GLAT4। उसके बाद है डिफेंस। डिफेंस में क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, हमारे अंदर जब कोई पैथोजन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दीज आर दी प्रोटीन्स। तो एंटीबॉडी होती हैं प्रोटीन, और वो एंटीबॉडी क्या करती है, हमारा डिफेंस करती है अगेंस्ट दी इनकमिंग फॉरेन पैथोजेंस। टॉक्सिन में क्या आ जाएगा बेटा, एर्बरिन एंड रिसिन। हार्मोनल मतलब ये क्या है, टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए। हार्मोनल में कौन सा आ जाएगा, हार्मोनल में किसका नेम लिखें, हार्मोनल में हमारे पास आ जाएगा हार्मोनल प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, है ना। ये तो मुझे ही भूल गया क्या, नहीं। उसके बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर की तरह तो एक्ट करते हैं। रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन दी सेल्स ऑफ दी बॉडी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा हार्मोनल में आप लिख लीजिए, कितना अच्छा है, ज़बरदस्त है, हम कैसे भूल गए।
हिस्टामिन। ठीक है, तो सारा का सारा हमारे पास जितने मैक्सिमम फंक्शंस थे उनको हमने बाय नेम यहाँ पे लिख लिए और उनके हमने एग्जांपल्स भी लिख लिए, तो इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमें मिल जाता है। तो भूलोगे तो नहीं, अमीनो एसिड्स हमने पढ़ लिए और अमीनो एसिड पढ़ने के बाद प्रोटीन तो हमारे लिए बहुत सिंपल थे पढ़ने, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक एक बार बाय हार्ट बस इस लेक्चर को सुन लो, डायग्राम्स अपने हाथ से बना के देख लो, एंड यू विल बी प्रोफिशिएंट इन दी टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे।